बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है वो फैक्टर्स जो रिएक्शन के रेट पे असरअंदाज होते हैं। तो रिएक्शन का रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फर्स्ट वन है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्शन का रेट ढेर सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनमें से ये मेन फैक्टर है। मेन आयनिक कंपाउंड अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, शर्त ये है आयनिक कंपाउंड्स अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में हो तो उनके बीच रिएक्शन ऐसे चुटकी में कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों सॉल्यूशन के फॉर्म में है, तो ये एकदम आपस में रिएक्शन करेंगे। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट बनेगा और सोडियम नाइट्रेट। लेकिन अगर रिएक्टेंट कोवेलेंट कंपाउंड हो, कोवेलेंट, जैसे कि बुक में भी एग्जांपल दिया गया है, एसिटिक एसिड और अल्कोहल, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इनके दरमियान स्लो रिएक्शन होता है। मतलब ये हुआ कि आयनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन तेज, कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन स्लो। ऐसा क्यों है? ऐसा होने की वजह ये है कि जब कोवेलेंट कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और फिर बनेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, आसानी के साथ नहीं टूटता, तो इसके लिए ढेर सारा टाइम चाहिए। जब आयनिक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो आयनिक बॉन्ड टूटता नहीं है, आयन सिर्फ अपने पार्टनर एक्सचेंज करते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन स्लो, आयनिक कंपाउंड के दरमियान रिएक्शन फास्ट। स्लो क्यों? क्योंकि पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा फिर बनेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड इजीली नहीं टूटता, उसके लिए ढेर सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की मिकदार, रिएक्टेंट की मिकदार, अगर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो तो उसका रेट होगा स्लो, और अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी हम ज्यादा करें तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। Rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant। और इसका सबूत क्या है कि जब रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो रिएक्शन तेज होगा, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो तो रिएक्शन स्लो होगा। इसका सबूत है कंबस्टन प्रोसेस।
फ्यूल को या मेटल को ईयर में जलाएं, सपोज मैं मीथेन या मैं मैग्नीशियम ईयर में जलाता हूं, तो ईयर का ऑक्सीजन जो ईयर में कितने परसेंट है, 21%, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और इसका जो शोला होगा वो तेज नहीं होगा, शोला फ्लेम। लेकिन अगर इसी मैग्नीशियम को हम प्योर ऑक्सीजन में जलाएं, खालिस ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन, तो ये नीचे वाला रिएक्शन इसका रेट बहुत ज्यादा होगा बनिस्बत इस ऊपर वाले रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां ऑक्सीजन कम है जबकि यहां ऑक्सीजन ज्यादा है। ताहम कुछ एक्सेप्शनल केसेस मौजूद हैं, लोग तो इसको ऐसे ही कंसिडर करते हैं, किताबों में भी इसी तरह लिखा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनके रेट्स रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। एक और किस्म के रिएक्शन है ऑटोकैटालिसिस। ये रिएक्शन रेट के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि रिएक्शन जितना आगे की जानिब बढ़ता है उसका रेट कम होता जाएगा। लेकिन ऑटोकैटालिसिस ऐसे रिएक्शन है कि ये रिएक्शन शुरू में स्लो होते हैं, लेकिन जूं आगे की जानिब बढ़ते हैं इनका रेट बढ़ता जाएगा। यानी जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, रिएक्शन तेज होता जाएगा। तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस जहन में रखने हैं, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन और दूसरा है ऑटोकैटालिसिस। तीसरा फैक्टर जो रिएक्शन के रेट पे असरअंदाज होता है वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, या बुक में ये लिखा है पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का साइज रिएक्टिंग इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट मुख्तलिफ हो। जब फिजिकल स्टेट एक जैसा हो तो उसे होमोजीनियस रिएक्शन कहते हैं। तो इन दोनों का एक ही मतलब है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट या पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड रिएक्टिंग इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया किस रिएक्टेंट का? सॉलिड का। आप जितना एक्सपेंड करोगे रिएक्शन का रेट उतना बढ़ता जाएगा। इसकी सिंपल सी मिसाल मैं आपको दूं, लकड़ी है और मैंने उसे जलाना है। अगर लकड़ी हैवी हो, साइज में बड़ा हो, लंबा, और उसे मैं जलाने की कोशिश करूं तो वो इजीली नहीं जलेगा। Why? Because उसके जो पार्टिकल होते हैं वो यूं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ऐसे।
ये सॉलिड है, ये बात जहन में रखना। दिस इज सॉलिड रिएक्टेंट और ये इस सॉलिड का सरफेस है। ये इसका सरफेस है। तो अगर इसे मैं जलाने की कोशिश करूं या इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करना चाहूं तो ऑक्सीजन सिर्फ इस सरफेस के एटम के साथ ही रिएक्शन कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाऊं, सपोज मैं इसके यूं छोटे छोटे टुकड़े बना रहा हूं ऐसे, तो देखो इसका ये पूरा सरफेस यानी ये सारे के सारे एटम रिएक्शन के लिए एक्सपोज हुए। पहले बल के फॉर्म में यानी इकट्ठे फॉर्म में सिर्फ ये सरफेस वाले एटम ही एक्सपोज थे, लेकिन जब मैंने उसके पीसेस बना लिए तो अब ये सारे एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। एक दूसरा एग्जांपल, एक तो ये लकड़ी वाला एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। अगर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में और मैं इसे HCl के साथ रिएक्ट करूं और यही कैल्शियम कार्बोनेट अगर पाउडर शक्ल में हो और फिर उसे HCl के साथ रिएक्ट करूं तो इस केस में रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा बनिस्बत ये। क्यों? क्योंकि यहां कम एटम रिएक्शन करने के लिए एक्सपोज है, जबकि यहां ज्यादा एटम रिएक्शन करने के लिए एक्सपोज है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। Another factor is temperature. फोर्थ फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक रिएक्शन के रेट पे दो तरह से असरअंदाज होता है। जब एक रिएक्शन में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है और जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो उनमें कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे कैसे, तो इससे पुराने बॉन्ड कमजोर होंगे, नए बॉन्ड बनना शुरू, यूं रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा। मैंने कहा टेम्परेचर इंक्रीज रिएक्शन के रेट पे दो तरह से असरअंदाज होता है। पहला जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे। जब मॉलिक्यूल यू कोलाइड करेंगे तो पुराने बॉन्ड कमजोर पड़ जाएंगे और नए बॉन्ड बनने शुरू होंगे। अच्छा, दूसरा फैक्टर है गिवन टेम्परेचर पे, ये मेरे पास फर्ज करें रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल्स हैं। रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल हैं टोटल।
इन 100 में से सपोज 5 मॉलिक्यूल ऐसे हैं गिवन टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टोटल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं 100, लेकिन ये 100 के 100 मॉलिक्यूल इक्वली एनर्जेटिक नहीं होते, ये इस काबिल नहीं होते कि सारे रिएक्शन में हिस्सा ले लें। कितने इस काबिल हैं? सपोज 5 मॉलिक्यूल इस काबिल हैं कि उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है। व्हाट इज दिस एक्टिवेशन एनर्जी? ये एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय EA। हर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी के अलावा थोड़ी सी और एनर्जी होनी चाहिए। हर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिएक्टेंट के पास काइनेटिक एनर्जी के अलावा इजाफी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो रिएक्शन में हिस्सा ले सके। उस इजाफी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, ईटा पेपर में ईटा एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 60% मार्क्स। अब 100 के 100 स्टूडेंट्स पास हैं, लेकिन 100 में से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 60% मार्क्स हैं। सारे पास हैं, लेकिन सिर्फ 5 जो हैं वो ईटा एग्जाम के लिए अहल हो। क्यों अहल है? क्योंकि उनके मार्क्स 60% हैं। तो ये जो 60% है, इसे मॉलिक्यूल की जुबान में कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये मेरे पास 100 मॉलिक्यूल थे इस टेम्परेचर पे, इनमें से सिर्फ 5 मॉलिक्यूल इस काबिल हैं कि ये इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है। रिमेनिंग 95% मॉलिक्यूल या 95 मॉलिक्यूल रिएक्शन करने के अहल नहीं है, क्योंकि उनके जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें, लेट्स से मैंने 60 डिग्री सेंटीग्रेड किया, व्हाट विल हैपन? टोटल मॉलिक्यूल रह होंगे यही 100। मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ेगी नहीं, लेकिन एक चीज बढ़ेगी, दूसरी कम होगी। कौन सी चीज? ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं इनकी तादाद बढ़ गई और डीएक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी। वही एग्जांपल जैसे मैंने शुरू में कहा कि 100 स्टूडेंट्स हैं, 5 के 60% मार्क्स हैं, तो वो 5 जो हैं वो ईटा एग्जाम देने के अहल है। रिमेनिंग 95 एग्जाम देने के लिए अहल नहीं है। अगर मैं ईटा का परसेंटेज कम करूं तो फिर ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए अहल हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे होता है। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं
तो जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से मुराद वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ जाएगी, जबकि इनएक्टिव मॉलिक्यूल की तादाद कम हो जाएगी। इसे हम ग्राफिकली यू रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल की तादाद, और इसका ग्राफ बना ऐसे। ये जो जगह है इसको मैंने शेडेड बनाया। देखो ये रिप्रेजेंट करता है 95 मॉलिक्यूल और सपोज ये रिप्रेजेंट करता है 5 मॉलिक्यूल। किस टेम्परेचर पे? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया 60 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा ऐसे, जबकि ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन बढ़ गया। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो शुरू में सिर्फ 5 मॉलिक्यूल रिएक्शन करने के लिए अहल थे जब टेम्परेचर 50 था। अब मैंने टेम्परेचर 60 कर लिया तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ गई। हम टेम्परेचर कितना इंक्रीज करें कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की तादाद दुगनी हो जाए? तो आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था जिसने टेम्परेचर का असर रिएक्शन के रेट पे देखा, और आर्हेनियस के मुताबिक अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हो, कितना 10 डिग्री से, तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की तादाद दुगनी हो जाती है। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की तादाद दुगनी होगी, यानी रिएक्शन का स्पीड डबल होगा। कैटलिस्ट एक और फैक्टर जो रिएक्शन के रेट पे असरअंदाज होता है। कैटलिस्ट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करे लेकिन खुद रिएक्शन में हिस्सा ना ले, यानी उसमें कोई केमिकल चेंज वाकया ना हो। कैटलिस्ट में फिजिकल चेंज आता है, लेकिन आ सकता है, लेकिन कोई केमिकल चेंज वाकया नहीं होगा। तो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। Catalyst increases rate by decreasing activation energy EA। और एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करता है? मैकेनिज्म चेंज करके। How activation energy is decreased? By changing mechanism। मैकेनिज्म चेंज करके। ऐसे देखिए, ये रिएक्टेंट है और जब ये यहां तक पहुंच जाए तो ये प्रोडक्ट है। कैटलिस्ट के एब्सेंस में ये वाला रास्ता फॉलो कर रहा है। ये रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट लेगा और ये वाला रास्ता फॉलो करेगा, यहां तक पहुंचेगा, यानी प्रोडक्ट में चेंज होगा। लेकिन अगर हम इसमें कैटलिस्ट डाल दें
तो कैटलिस्ट क्या करेगा? व्हाट द कैटलिस्ट विल डू? कैटलिस्ट इस रिएक्टेंट को समझाएगा कि इतना लंबा रूट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे शॉर्टकट से चले जाए। कैटलिस्ट के एब्सेंस में ये इस रास्ते से आ रहा था और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, तो इसके लिए ढेर सारी एनर्जी। अब जो शॉर्टकट रास्ता है उसके लिए एनर्जी कम रिक्वायर होगी और कम टाइम में ये रिएक्टेंट इस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो कैटलिस्ट रिएक्शन में तीन चीजों को चेंज करता है। रेट को कैसे? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिक्रीज करता है? बाय चेंजिंग मैकेनिज्म, यानी रास्ता बदल देता है। KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, इसे जब डिकम्पोज करोगे तो KCl और ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगा। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा MnO2 मिला दें, मैंगनीज डाइऑक्साइड, सेम प्रोडक्ट, लेकिन ये वाला रिएक्शन तेज होगा। जो सब्सटेंस रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करे उसे इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर या रिटार्डर। ये रिएक्शन के रेट को कम करता है। जो सब्सटेंस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करे, कैटलिस्ट उसे प्रोमोटर कहते हैं। प्रोमोटर। और जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करे उसे पॉइजन कहते हैं। प्रोमोटर मीन्स जो कैटलिस्ट को आशीर्वाद दे, कैटलिस्ट को एक्टिव रखे, उसे प्रोमोटर कहते हैं। और जो कैटलिस्ट को काम करने से रोके उसे पॉइजन कहते हैं। एक और फैक्टर जो रिएक्शन के रेट पे असरअंदाज होता है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जिस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए लाइट की जरूरत होती है उसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये जीरो ऑर्डर के होते हैं, यानी इन रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता बल्कि लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। लाइट के बगैर ये रिएक्शन होंगे नहीं। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट को H से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्लोरोफिल की मौजूदगी में आपस में रिएक्ट किए जाए। इसी तरह हाइड्रोजन पर का डिकम्पोजिशन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सनलाइट में डिकम्पोज होता है वाटर और ऑक्सीजन में। मीथेन और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन ये भी तब होगा अगर सनलाइट हो, और इनका रेट सनलाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड